हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर आज हम 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पॉलिटिकल का चैप्टर है। हमारे चैप्टर का नेम है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज एंड इंडियन इलेक्ट्रो सिस्टम। हमारे इंडिया के अंदर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो है, जो हमारे देश में 18 साल के युवाओं को जो वोट देने का अधिकार है, उसके साथ साथ जो हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम है, जो पूरा इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसे चलता है, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसको, उन सब के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी विद एन अबंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज सच एन एक्सपेरिमेंट बीन सो बोल्डली अंडरटेकन। इंडिया ने एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, एक सिद्धांत को अडॉप्ट किया। वो जो सिद्धांत था वो एडल्ट फ्रेंचाइजी का सिद्धांत था, जो कि पूरे एक बड़े विश्वास के साथ, एक आम आदमी के विश्वास के साथ उसको अपनाया गया। एडल्ट फ्रेंचाइजी, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जो 18 साल की उम्र के बच्चों को या युवाओं को जो वोट देने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के, तो ये चीज़ जो है हमारे इंडिया ने इस सिद्धांत को जो अपनाया। तो यहाँ पे लिखा है कि नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इतिहास में अगर देखें तो ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। ऐसा जो एक्सपीरियंस था, जो ऐसा एक्सपेरिमेंट था, सो बोल्डली अंडरटेकन, ऐसा एक्सपेरिमेंट इतने साहस के साथ पहले कभी भी नहीं लिया गया था। ये बात जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बताई थी नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के अंदर। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली थी। अब यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 3 बिग क्वेश्चन, जिनके बारे में हम चैप्टर में समझेंगे। और जब नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आएंगी, इन तीनों के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे, व्हाट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, जिसको अभी हम समझेंगे। इलेक्ट्रल सिस्टम क्या है, ठीक है। थर्ड है, किस तरीके से हमारे यहाँ पे इंडिया में इलेक्ट्रल सिस्टम काम करता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनके आंसर्स देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई इज एवरीवन सो एक्साइटेड, सब इतने एक्साइटेड क्यों है। तो ये कहता है कि इट्स जस्ट वोटिंग, सिर्फ वोटिंग ही तो है। और यहाँ पर जो ये है वो बोलती है जस्ट वोटिंग, सिर्फ वोटिंग, इट इज़ द बिगेस्ट सेलिब्रेशन। ये हमारे डेमोक्रेसी के अंदर एक क्या है, एक बिगेस्ट सेलिब्रेशन है हमारे लोकतंत्र के अंदर। अब कुछ लोग जो है ना वोटिंग के दिन पे बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है वोट देने जाना। तो यहाँ पे जो लोग एक्साइटेड होते हैं उनके लिए एक सेलिब्रेशन होता है, बिगेस्ट सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो क्या है। उससे पहले यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि जो फ्रेंचाइजी है, अ राइट टू ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट, ये हमें एक अधिकार दिया गया है सरकार की तरफ से वोट देने का, अपने मत को देने का, मताधिकार। फ्रेंचाइजी का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, जिसको हिंदी, फ्रेंचाइजी को हिंदी में बोलते हैं मताधिकार, मत देने का अधिकार। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको समझना शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वुड बी द फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी राइट फ्रॉम द आउटसाइड। अब जितने भी यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, जो संविधान बनाने वाले हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो हमारी इंडिया डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही विशेष जो है एक अधिकार है। ठीक है, हमारे किसमें, हर एक चीज़ को आपने ध्यान से समझना है कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ये एक फीचर है, एक विशेषता है। ठीक है, हमारे किसमें, इंडियन डेमोक्रेसी में। उसके बाद देखो, दिस मीन दैट एवरी अडल्ट सिटीजन गेट 1 वोट। इसका मतलब ये कि हर एक अडल्ट सिटीजन जो कि 18 साल का है वो एक वोट दे सकता है। एंड ऑल वोट्स हैव इक्वल वैल्यू, और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होगी। ये नहीं कि अगर कोई गरीब है तो उसकी वोट की वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हैंस इसलिए एवरी इंडियन सिटीजन एज 18 एंड अबव हैज़ टू राइट द वोट। अब इसलिए हर एक इंडियन, हर एक भारतीय जिसकी एज, जिसकी आयु 18 साल है या उससे ऊपर है, उसको वोट देने का अधिकार है। उसके अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस कास्ट से है, किस ग्रीड से है, उसका क्या रेस है, उसका क्या रिलीजन है, किस धर्म से है, उसका क्या जेंडर है, उसकी क्या एजुकेशन है, उसकी कितनी आय है, कितनी इनकम है हर महीने की, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाएगा। ठीक है, द वर्ड यूनिवर्सल कॉनोट्स दिस। अब जो ये यूनिवर्सल वर्ड है ना वो हमारा देखो इसी से बना है। यूनिवर्सल का मतलब ना उसमें कोई कास्ट, ब्रीड, रेस, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम कुछ भी नहीं देखा जाएगा। इसलिए फ्रेंचाइजी के साथ जो है
यूनिवर्सल वर्ड जो है वो लगाया गया है। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है लेट्स एक्सप्लोर में, इंडिया चेंज द मिनिमम एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 to 18। पहले जो इंडिया में वोट देने की जो एज थी वो 21 साल थी, फिर इसको चेंज करके इन्होंने 1988 में 18 साल कर दी। तो इसके बारे में आपको जो है वो डिस्कस करना है कि इन्होंने ऐसा वेदर इट वॉज अ गुड मूव, क्या इन्होंने एक अच्छा चेंज किया, इसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद है यहाँ पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इज़ द कॉर्नर स्टोन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो है वो हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल अदा कर रही है। कॉर्नर स्टोन का मतलब कि एक बहुत ही विशेष रोल है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। इलेक्शन टू द लोकसभा, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी and the all local elections in villages and cities are based on the universal franchising। अब इन्होंने बोला है चाहे वो इलेक्शन कहीं पे भी हो, जो इलेक्शन लोकसभा के होते हैं, चाहे किसी यूनियन टेरिटरी में हो, चाहे कोई लोकल इलेक्शन हो विलेज के अंदर या किसी शहर के अंदर हो, सारे के सारे जो हैं वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। सब जगह इसी तरीके से बिना किसी भेदभाव के वोट दिया जाता है। रिमेंबर डैट नो वन कैन वोट ऑन अनदर बिहाफ, कोई भी जो है दूसरे के बिहाफ पे वोट नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ मेरे बिहाफ पे तुम वोट दो, ऐसा नहीं होगा। कैन यू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट बिफोर यू कैन वोट, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी आपको वोट देने के लिए कितना टाइम लगेगा? अपनी एज से कैलकुलेट करो कितने साल के आप हो और 18 साल में आप वोट दे सकते हो। टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट यू नीड टू रजिस्टर एज वोटर इन योर कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है जिस जगह पे आप रहते हैं। तो जब आपको वोट देना है, आप इस टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट, अगर आप अपने अधिकार का उपयोग करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हाउएवर वन इज बेयर फ्रॉम वोटिंग इज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग सर्टेन सीरियस क्राइम। अब जिस भी इंसान ने कोई क्राइम कर रखा होगा, जिस भी इंसान ने कोई अपराध कर रखा होगा, तो उसका जो वोट देने का अधिकार जो है उसको रोक दिया जाता है, वो फिर वोट जो है वो नहीं दे सकता। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू रिमेंबर इंडिया हैड जनरल इलेक्शन इन समर ऑफ 2024। आपको याद है जो इंडिया में जनरल इलेक्शन होने थे समर 2024 में, अबाउट 980 मिलियंस वोटर थे जो एलिजिबल थे एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी फॉर 540 कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा। यानी कि 2024 में 2024 में 980 मिलियन वोटर्स थे, यानी कि ऐसे लोग थे जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल थे। और कितनी सीटें थी? 543 जो हैं कंस्टिट्यूएंसीज, मतलब ऐसे इलाके थे जहाँ से वोट डाले जा रहे थे। मतलब 543 पीपल्स जो खड़े हुए थे वोट के लिए, इलेक्शन के लिए, और इतने लोग थे जो वोट डालने वाले थे, ठीक है, लोकसभा के अंदर। तो आगे लिखा हुआ है, डोंट मिस आउट, इंडिया के अंदर 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वोट डालने के लिए खड़े होते हैं। आप कह सकते हो कि 3.1 मिलियन लोग जो हैं वो इलेक्शन के लिए लड़ते हैं, जो जीतना चाहते हैं 3.1 मिलियन, जिसमें से 1.3 मिलियन जो है वो वुमेन्स होती हैं, औरतें होती हैं। इन मोर देन 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अक्रॉस इंडिया, ऑल दीज आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। और जो 3.1 मिलियन पीपल जो बताए गए हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसमें से 1.3 मिलियन जो वुमेन्स होती है, ये कहाँ पर होती हैं? ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो कि 2,50,000 है, उनमें से जो इतने लोग जो हैं वो खड़े होते हैं किसके लिए? इलेक्शन के लिए। इसके साथ ऑल दीज आर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और ये जितने भी यहाँ पे वोट दिए जाते हैं वो सभी जो हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू ही दिए जाते हैं। We need to elaborate and well-organized system to manage this massive exercise and ensure that the election take place fairly and fairly। देखो कितने सारी जगह से जो है वोट डाल जाता है, हमारा इंडिया इतना बड़ा है, इतनी सारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, तो इतना ज़्यादा होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, ताकि पता चल सके कहाँ से कितने वोट डले हैं फेयरली, बिल्कुल सही तरीके से,
जिसके अंदर लोग जो है एक दूसरे के नाम पे वोट ना डालें। ये सब चीज़ें पूरी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इस चैप्टर के अंदर, इन दिस चैप्टर वी विल ब्रीफली एक्सप्लोर, हम ब्रीफली इस पे समझेंगे हु कैन वोट, अ फ्यू ऑफ टाइप्स ऑफ इलेक्शन, वी हैव द इलेक्टोरल सिस्टम एंड हाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। तो इस चैप्टर में हम इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब भी वोटिंग का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो कैसे इसको जो है पूरा का पूरा इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डोंट मिस आउट में, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो सिर्फ 30% इंडियन ऐसे थे जिनको वोट देने का अधिकार था। एंड फ्रेंचाइजीज वॉज नॉट यूनिवर्सल, और उस टाइम पे जो फ्रेंचाइजी थी, जो वोट देने का अधिकार था, वो यूनिवर्सल भी नहीं था। वी विल ड्वेल मोर इन टू दिस इज अनदर पार्ट ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। जब इसका दूसरा पार्ट आएगा इस टेक्स्ट बुक का, तो फिर आप उसके अंदर वो उसको समझेंगे। इंडिया वॉज अमंग द अर्ली नेशन टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट अहेड ऑफ मैनी अदर अराउंड द वर्ल्ड। अब इंडिया हमारी जो है ऐसे पहली कंट्रीज में से है, अर्लियर नेशन है हमारा, जिसके अंदर जो है औरतों को वोट देने का अधिकार था, वुमेन्स को वोट देने का अधिकार था। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट इन स्विट्ज़रलैंड में जो है 1971 में वुमेन्स को वोट देने का अधिकार जो है वो उनको दिया गया था। वुमेन वोट, इसके लिए उन्होंने क्या करी थी, वुमेन्स ने इसके अगेंस्ट जो एक लड़ाई लड़ी थी, मैनी कंट्रीज टू विन दिस फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट। लेकिन जो इंडिया है, ऑन द अदर हैंड, अ प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल विजन एंड डीप डेमोक्रेटिक वैल्यू रूटेड इन इंडिया, एंशियंट ट्रेडिशन एंश्योर्ड वुमेन एंड वोटिंग राइट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जबकि इंडिया के अंदर बहुत ही शुरुआत में ही जो है औरतों को वोट देने का जो अधिकार है वो मिल गया था। लेट्स एक्सप्लोर में है कि जब 1947 में हमारे जो अगर देश की बात करें तो इसमें जो लिटरेसी रेट था, जो पढ़े लिखे लोग थे, सिर्फ वो 14% थे, 14%। उसमें से 8% जो थी वो वुमेन्स थी। सम आर्ग्यू दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन ओनली द लिटरेसी पीपल। अब कुछ लोग ये कहते थे कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उनको होना चाहिए जो लोग पढ़े लिखे होते हैं। अपने ग्रुप में आप डिस्कस कीजिए व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर मे बी डिसाइडेड टू यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी फ्रॉम द टाइम टू इंडिपेंडेंस इटसेल्फ। अब अपने ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि हम जो वोट देंगे वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी यानी कि बिना किसी भेदभाव के देंगे। ये सब कब हुआ था? फ्रॉम द टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये सब डिसाइड हुआ था। अब नीचे कुछ हमें यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, नीचे हमें एक माइंड मैप दे रखा है, उसके थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं। कुछ हमें अपने पास से भी इसमें लिखने हैं कि वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ही क्यों हुई हमारे इंडिया के अंदर। इससे क्या होता है, एक तो एवरीवन इज इक्वल, किसी के अंदर कोई कास्ट, सेक्स, क्रीड, एजुकेशन के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होता। एवरीवन वॉइस मैटर, हर कोई जो है अपनी बात को रख सकता है, अपनी बात को बोल सकता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू द इलेक्टोरेट, यानी कि जिसको भी हम वोट दे रहे हैं, जो भी इंसान सामने खड़ा है, जिस भी पार्टी का वो है, हमने उसको वोट दिया, हमने उसको जिताया। अब कोई भी ऐसी समस्या आती है तो वो हमें हमारे लिए जवाबदेही है, उसको हमें आंसर करना पड़ेगा। पीपल वोट देम आउट इन इलेक्शंस। उसके बाद ये भी है कि पावर टू डिटरमाइन वन फ्यूचर, जैसे कि पीपल जो है वो डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ फ्यूचर, वो उनके हाथ में होता है, उनकी मर्जी से वो डिसाइड करते हैं वो किसको चुनना चाहते हैं। एक तरह से पावर होती है उनके हाथ में फ्यूचर में किसी को चुनने की, जो उनको सही लगता है वो उसको वो चुन लेते हैं। इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो हमारे यहाँ पे है। दूसरा यहाँ के फोस्टर्स सिविक्स एंगेजमेंट है, जैसे कि लोग अपने एरिया के जिस भी जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, पानी को लेके, लाइट को लेके या फिर सीवर्स को लेके, तो वो अपने एरिया के लिए जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे लोग जो उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। दो रीज़न हमें यहाँ पे अपने तरफ से लिखने हैं। एक रीज़न तो हम ये लिखेंगे कि इससे क्या होता है कि जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इससे लोगों के अंदर एक तो लोगों में पॉलिटिकल एजुकेशन आती है, लोगों को पता चलता है राजनीति के बारे में। दूसरा हम लिखेंगे सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय भी जो है वो इसी के थ्रू जो है वो आता है। तो दो हमें अपने तरफ से इसमें लिखने थे। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे ब्रिजिंग बैरियर्स, अनेबलिंग पार्टिसिपेशन, इंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। Democracy thrives when every eligible citizen can freely and fairly participate in the electoral process.
थ्रिव्स का मतलब होता है फलना फूलना। अब यहाँ पे लिखा है जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी तभी फलती फूलती है, तभी आगे बढ़ती है जब हर एक एलिजिबल सिटीजन जो फ्रीली और फेयरली जो है इसके अंदर अपना जो भी उसका अधिकार है उसको वो यूज़ करता है, उसके अंदर वो भाग लेता है, तभी जो है क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़ेगी, फलेगी और फूलेगी। वोटिंग इन इलेक्शन इज अ पावरफुल वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर विल। अब वोटिंग एक इस तरीके का पावरफुल, एक लोगों के पास आप कह सकते हो, उनके पास एक हथियार कह सकते हो या उनके अधिकार कह सकते हैं हम इसमें, कि वोटिंग उनके पास एक ऐसा अधिकार है जिससे वो अपनी विल को, अपनी इच्छा को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। हाउ डज इट टेक प्लेस इन इंडिया। अब ये इंडिया में कैसे संभव है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो डेमोक्रेसी है वो तभी इतनी आगे बढ़ती है जब लोग जो अपने इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसके अंदर जो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, एलिजिबल सिटीजन जो है अगर वो फ्रीली और फेयरली अगर पार्टिसिपेट करते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे बढ़ेगा। उसके साथ जो वोटिंग इलेक्शन है वो बहुत ही पावरफुल होता है लोगों के लिए, जिससे कि लोग अपनी इच्छा को लोगों के सामने रख सकते हैं। और कैसे इंडिया में ये काम करता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। इंडिया इज़ अ लार्ज, बहुत बड़ा इंडिया है, डाइवर्स है, बहुत विविधता है यहाँ पे, एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री है, काफ़ी जटिल हमारी कंट्री है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखा है। द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर इन इंडिया इज 15 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे जो है पॉपुलेशन को कंपेयर किया गया है, यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन को, लेकिन जो इन्होंने कंपेयर किया है वो एलिजिबल वोटर्स के ऊपर इन्होंने कंपेयर किया है कि हमारे इंडिया में 15 टाइम्स जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है यूनाइटेड किंगडम से, जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे जो कौन सी पॉपुलेशन की बात हो रही है, एलिजिबल वोटर्स को जो है वो सिर्फ कंपेयर किया गया है, हमारे इंडिया में 15 टाइम्स यूनाइटेड किंगडम से ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया जो है वो 6 टाइम लार्जर है फ्रांस से। हमारे इंडिया के अंदर जियोग्राफिक डाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे जियोग्राफी भी देखोगे ना तो विविधता है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं कुछ है, तो यहाँ पे ये भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा। दस इसलिए इलेक्शन इज एन इंडिया नीड टू बी ऑर्गेनाइज टेकिंग दिस कॉम्प्लेक्सिटी इनटू अकाउंट। इसलिए जब इलेक्शंस होते हैं ना तो इसको ऑर्गेनाइज करना भी एक बहुत जो है वो एक तरह से कह सकते हो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है हमारे इंडिया में इलेक्शंस को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज इलेक्शन इन इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे इंडिया के अंदर इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करती है। द ECI, जिसको बोलते हैं ECI, हैज़ टेकन सर्वर इनोवेटिव एसेसिबिलिटी मेजर टू रिमूव बैरियर। अब वो बहुत सारे ऐसे बैरियर को तोड़ती हैं, हटाती है ऐसे बैरियर को, टू एक्सरसाइजिंग द फ्रेंचाइजीज एंड इंश्योर नो वोटर इज लेफ्ट टू बिहाइंड। वो ये पूरी तरह से इंश्योर करती है, पूरी तरह से कि कोई भी इंसान बिना वोट दिए ना रहे। उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि हर एक आदमी जो है जो एलिजिबल है वो वोट दे। तो ये ECI का काम होता है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का। इलेक्ट्रोल ऑफिशियल ट्रैवल्स टू रिमोट लोकेशन टू इंश्योर एवरी सिटीजन कैन एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट। अब वो हर जगह खुद जाके एक एक लोकेशन पे जाके जो खुद चेक करते हैं कि हर किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें वो खुद जाके वो एक एक इंसान की देखते हैं। अब यहाँ पे 2024 में पहली बार ऐसा हुआ कि जो बहुत एल्डरी पीपल थे, जो काफ़ी बुजुर्ग लोग थे, जो डिसेबिलिटी थी, जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्षम नहीं थे, उनको घर में भी वोट देने का जो है अधिकार दिया गया। और साथ में जो पोस्टल वोटिंग ऑप्शन है वो भी अवेलेबल किया गया, अ स्पेशल कैटेगरी फॉर वोटर्स। उसके साथ साथ जो एक हमारी टेक्नोलॉजी में उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें अनेबल करी, उन्होंने जो है वोटर कार्ड जो है उसके साथ साथ ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंट इंक्लूडिंग व्हील चेयर रैम्स वर ऑल्सो मेड पॉसिबल। मतलब कि काफ़ी कुछ उन्होंने किया, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी किया, रैम्स भी बनाए। जो लोग वोट देने नहीं जा सकते थे उनको घर पे वोट देने का अधिकार, साथ में उन्होंने पोस्टल वोटिंग ऑप्शन भी जो है उन्होंने अवेलेबल करवाया। तो इस तरीके से 2024 में काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी नई चीज़ों को जो है वोटिंग के लिए शुरू किया गया। अब ये जो है ना आपका क्वेश्चन में आ सकता है, हो सकता है आपसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कि क्या क्या चेंजेस जो हैं 2024 में किए, तो ये आप उसके अंदर ये लिख सकते हो। आगे हमें लेट्स एक्सप्लोर में दे रखा है
लेट्स एक्सप्लोर में लिखा है कि डिस्कस इन ग्रुप, आपको ग्रुप में डिस्कस करना है। व्हाट रोल डू सच मेजर प्ले इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में ऐसे जो प्ले हम कर रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है। डू यू नो एनीवन हु बेनिफिट फ्रॉम दीज इम्प्रूवमेंट। अब जैसे कि हमने ऊपर इतनी सारी इम्प्रूवमेंट पढ़ी कि ये सब जो है वो 2024 में इन्होंने इम्प्रूव किया है, तो पूछ रहे हैं कि इससे जो है क्या इम्प्रूवमेंट, जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है, इससे क्या मदद हुई, इससे क्या बेनिफिट हुआ। क्या आप अपने किसी नेबर से ये बात पूछ सकते हैं कि किस तरीके से जो है उनकी टेक्नोलॉजी ने कैसे उनकी जो है वो मदद कर सकती है। तो ये एक तरह से क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद है इफ़ यू हैव एक्सेस द इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो आप ECI की वेबसाइट पे जाकर, ये वेबसाइट दे रखी है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरवेंशन दैट द ECI हैज़ टेकन टू फैसिलिटीज वोटिंग बाय पीपल विद द डिसेबिलिटीज। यहाँ पे आप वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं, जो इस लायक नहीं होते कि जो चल के जा सके, तो उनके लिए जो ECI है उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, वो आप इस जगह पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं डिसेबिलिटीज़ लोगों के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, जो लोगों ने वोट दिए हैं या वोट देने जा रहे हैं उनकी पिक्चर्स यहाँ पर हमें दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे हम लेट्स एक्सप्लोर में पढ़ते हैं। अबाउट 34% ऑफ एलिजिबल वोटर डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट इन 2024 इलेक्शन। 34% जो एलिजिबल वोटर हैं उन्होंने क्या करा, अपने जो वोट देने का अधिकार है उन्होंने वो वोट नहीं दिया 2024 के अंदर। वाई डू यू थिंक दिस इज सो, आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों, लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया जबकि वोट दे सकते थे। वट आर सम चैलेंजेस पीपल फेस इन एक्सरसाइज देयर राइट्स, क्या जो है उनको परेशानियां आ रही हैं, क्या चुनौतियां आ रही हैं कि जिसकी वजह से वोट नहीं दे रहे हैं। डिज़ाइन एंड कंडक्ट अ शॉर्ट सर्वे अमंग अडल्ट इन योर फैमिली एंड नेबरहुड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये बातें ना आप अपनी फैमिली से पूछ सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में से कोई वोट देने नहीं गया या कोई नेबर कोई वोट देने नहीं गया, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वजह है कि वो वोट देने जो है वो नहीं चाहते। एनालाइज द डाटा एंड राइट अ रिपोर्ट, तो आपको ये पता करना है और एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है। अब हम देखेंगे डोंट मिस आउट में द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन फ्रॉम 10th सेंचुरी डिस्क्राइब द ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन द रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे 10th सेंचुरी के बारे में बताया गया है। जो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शंस हैं, जो उस टाइम के जो उत्तर मेरू शिलालेख हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो 10th सेंचुरी में जब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाता था, काफ़ी सारे लोग होते थे जो कि नेता बनना चाहते थे, तो जब उनको सिलेक्ट करते थे तो क्या प्रोसेस था। तो यहाँ लिखा है जो एलिजिबल कैंडिडेट होता था, कैंडिडेट मतलब जो वोट के लिए लड़ रहा है, जिसको वोट चाहिए, वो कैंडिडेट होता है। तो जिसको हम आप बोल सकते हैं नेता, है ना। आपको समझाने के लिए बोल देती हूँ कि नेता, जो नेता बनना चाहता है। एलिजिबल कैंडिडेट मतलब जो नेता बनना चाहता है, उनका जो नाम है एक पाम लीफ पे लिख देते थे, उसको एक बर्तन में डाल देते थे, उस बर्तन को ऊपर से सील कर देते थे ताकि कोई उसको खोल ना सके। तो जब सिलेक्शन डे आता था कि अब सिलेक्ट होगा कौन जो है वो, कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीता है, तो उस दिन उसको खोला जाता था। तो इट वॉज ओपन पब्लिकली, सबके सामने खोला जाता था। एक यंग बॉय होता था जो उसमें से, उस बर्तन में से रेंडमली एक एक करके जो है वो उस पाम लीफ को जो है वो बाहर निकालता था। अ रिस्पेक्टेड इंडिविजुअली आफ्टर शोइंग हिज एम्प्टी हैंड, पहले तो अपना वो हाथ दिखाता था खाली कि मेरे हाथों में देखो कुछ नहीं है, फिर वो उसमें से एक एक करके नाम निकालता था, उसको फिर पढ़ता था। वुड रीड आउट ईच नेम ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट होते थे उनका नाम वहाँ पे फिर वो सबके सामने जो है वो पढ़ा जाता था। इस तरीके से उस टाइम पे कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होते थे। इलेक्शन फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ग्रेड 8 सर्वोदय स्कूल। अब क्लास 8 के अंदर जो इलेक्शंस का टाइम था उसके बारे में लिखा हुआ है। इट वॉज अ टाइम फॉर एनुअल इलेक्शंस ऑफ द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो टाइम था क्लास रिप्रेजेंटेटिव का, एनुअल इलेक्शंस का जो है वो टाइम आ चुका था। यहाँ पे इन्होंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को क्लास रेप लिखा है शॉर्ट में। द क्लास रेप वुड रिप्रेजेंट द क्लास इन मीटिंग्स विद टीचर। अब जो क्लास के अंदर क्या हो रही है कि टीचर के साथ जो है वो मीटिंग हो रही है, सब कुछ जो डिसाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा इवेंट्स को, और जो एक्ट्स वगैरह करे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक ब्रिज का काम कर रही हैं। किसके बीच में? स्टूडेंट के बीच में और स्कूल अथॉरिटीज़ के बीच में। ये सारी एक चीज़ें जो हैं वो ब्रिज का काम कर रही है कि ऑर्गेनाइज करना इवेंट्स को और एक्ट करना, टीचर के साथ मीटिंग करना, तो एक ब्रिज का काम कर रही है स्टूडेंट और स्कूल अथॉरिटी के बीच में।
यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, एक का नाम है अहमद, दूसरे का है गुरमत और थर्ड है रवि। यहाँ पे तीनों आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, गुरमत बीच में खड़ी है, अहमद और रवि जो है वो साइड में खड़े हैं। डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट फॉर द पोजीशन, उन्होंने डिसाइड किया अपने कॉन्टेस्ट के बारे में, जो भी उनको पोजीशन उनकी जो सिलेक्ट की गई। द टीचर, जो टीचर यहाँ पे मिसेस उषा है वो यहाँ पे क्या काम कर रही हैं, उनको इलेक्शन ऑफिसर जो है अपॉइंट किया गया है, ताकि वो हर चीज़ को देख सके कि जितना भी इलेक्शन का जो काम हो रहा है वो फेयर तरीके से हो रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, और हर कोई जो है नेसेसरी रूल्स को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे मिसेस उषा ये काम कर रही हैं। अब यहाँ पे सभी बच्चे, जितने भी कैंडिडेट आप तीनों देख रहे हो यहाँ पे, ये तीनों कैंडिडेट जो हैं वो अपना अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देते हैं। तो सबसे पहले जो अहमद है वो यहाँ पे प्रॉमिस करता है। अहमद जो खड़ा हुआ है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे खड़ा है, वो क्लीनिंगनेस के लिए। तो वो कहता है यहाँ पे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ टू इम्प्रूव क्लीनिंगनेस ऑफ द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड, कि मैं क्लासरूम में और प्लेग्राउंड में जो है सफाई रखूँगा। ऐसे ही होता है ना, आपने अगर देखा हो जब आपके आसपास जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे नेता आते हैं हमसे मीटिंग करने के लिए, और वो हमें कहते हैं हम आपके यहाँ पे ये करवा देंगे, हम आपके वहाँ पे पानी की सुविधा कर देंगे, हम आपके यहाँ पे साफ़ सफाई करवा देंगे, हॉस्पिटल खुलवा देंगे। ऐसे ही वो भी इसी तरीके से वो बोलते हैं। तो ऐसे क्लास में भी हो रहा है। तो अहमद कह रहा है कि मैं भी जब साफ़ सफाई और आपके क्लासरूम में और प्लेग्राउंड का मैं आपको वादा करता हूँ कि इम्प्रूव करूँगा। गुरमत कहता है, गुरमत जो इंटरेस्टेड है बच्चों की किस चीज़ के अंदर, कि गुरमत जो गर्ल है वो बच्चों को हेल्प करना चाहती है, ताकि जो उनका जो लर्न करने का तरीका है वो और भी ज़्यादा जो है वो बेटर हो जाए। शी प्रपोज क्रिएटिंग अ सिस्टम फॉर पीयर कोचिंग एंड म्यूचुअल सपोर्ट, यानी आपस में बच्चे मिलकर जो है वो पढ़े, म्यूचुअल सपोर्ट से एक दूसरे की मदद करें। गुरमत जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है। रवि कहता है, रवि वांटेड टू मेक मोर स्पेस इन देयर क्लास, रवि जो चाहता है मोर स्पेस इन देयर क्लास, टाइम टेबल फॉर द आर्ट्स एंड करिकुलम्स, म्यूजिक, थिएटर एंड विजुअल आर्ट इन लाइन विद द न्यू करिकुलम्स। अब जो ये जो है रवि जो है वो चाहता है क्लास में थोड़ी स्पेस हो और सही से टाइम टेबल मैनेज किया जाए, आर्ट करिकुलम्स जो होते हैं, म्यूज़िक होता है, थिएटर होता है, विजुअल आर्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से उसको करना चाहता है। तो इसके लिए कह रहा है कि मैं ये सब चीज़ों को मैनेज करूँगा और सब कुछ नए तरीके से वो करूँगा। तो ये तीनों अपनी अपनी बात इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद देखो कैंपेनिंग का पढ़ते हैं। अहमद पुट अप पोस्टर, अहमद जो है अपने पोस्टर लगाता है। गुरमत जो है वो यूज़ करती है नोटिस बोर्ड को। एंड सपोज टू स्पोक मतलब बोलना, स्पोक टू क्लासमेट, और बच्चों को जो है वो क्लास में अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे बात करते हैं। मतलब हर एक ना अपने अलग अलग तरीके से अपनी कैंपिंग जो है वो कर रहा है। देखिए जैसे कि हमारे भी जब आसपास जब वोट डलते हैं तो आपने देखा होगा जगह जगह पे पोस्टर लगाए जाते हैं, स्पीकर लेके गली में आपने देखा होगा आपके इलाकों में जो है लोग बोलने आते हैं। ऐसे वो अपनी जो है वो अपने बारे में बताते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, आप हमें वोट दीजिए, यही सब होता है ना। तो ऐसे अहमद ने अपने नाम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, जो जिस चीज़ के लिए वो खड़ा हुआ उसने उसके पोस्टर लगाए। गुरमत ने क्या करा, गुरमत ने नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस बोर्ड का यूज़ किया, उसके ऊपर उसने लिखा और बच्चों से, क्लासमेट से उसने बात करी। जबकि रवि जो है वो क्या कर रहा था, लंच टाइम पे म्यूज़िक परफॉर्मेंस दे रहा था बच्चों को टू प्रमोट द हिज आइडिया। एज इलेक्शन ऑफिसर, जो कि मिसेस उषा इलेक्शन ऑफिसर थी, हैड टू ऑर्गेनाइज द इलेक्शन एंड इंश्योर इट वॉज कंडक्टेड फेयरली, और वो सब जो है ऑर्गेनाइज कर रही थी इलेक्शन को, और वो ये देख रही थी कि हर चीज़ जो सही तरीके से हो रही है कि नहीं। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द क्लास, ensuring everyone understood how the secret ballot voting process would work। अब उन्होंने पूरी क्लास को एक्सप्लेन किया, पूरा रूल बताया कि किस तरीके से जो सीक्रेट बैलेट वोटिंग प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। नो वन वुड नो द हु वोटेड टू हुम, कोई भी नहीं जानता कौन किसको वोट देगा। ensuring the process was private, ये जो प्रोसेस होता है प्राइवेट होता है और फेयर होता है। शी सेट अप द वोटिंग बूथ इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, उन्होंने क्लासरूम के कॉर्नर में जो है वोटिंग बूथ को सेट कर दिया। अब वोटिंग डे आता है। ऑन इलेक्शन डे ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ बैलेट पेपर, हर एक किसी को एक बैलेट पेपर दिया गया विद द नेम ऑफ 3 कैंडिडेट, उसके ऊपर तीनों कैंडिडेट के नाम लिखे हुए थे। द स्टूडेंट वर आस्क्ड to mark an X next to the name of the candidate they wish to vote for। अब जिस भी बच्चे को, जिस भी कैंडिडेट को वो वोट देना चाहते थे उसके ऊपर वो X को जो है वो क्या करेंगे, मार्क करेंगे। द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू मार्क X नेक्स्ट टू द नेम, जो भी जिस भी कैंडिडेट को वो वोट देना चाहते थे उसके वहाँ पे उन तीनों के ही नाम लिखे हुए थे, तो उस नाम के ऊपर वो क्या करेंगे,
एक्स जो है उसके पास लगाएंगे, जो मार्क करेंगे इस तरीके से, तो वो उस कैंडिडेट का वोट हो जाएगा। Mrs. Usha also ensured that there was a ballot paper in Braille for Neha. Braille एक आपको पता है ना, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए वो ब्रेल एक पेपर होता है जिसके ऊपर जिसको वो पढ़ सकते हैं, लिपि होती है ना, ब्रेल लिपि होती है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने नेहा के लिए उसको भी जो है अरेंज किया ताकि वो भी जो है वोट दे सके, वो देख नहीं पाती होगी इसलिए। आफ्टर ऑल द स्टूडेंट वोटेड, सभी बच्चों ने वोट दे दिया। अब मिसेस उषा ने क्या किया, उस बैलेट्स को जो है उस बॉक्स को उठाया, उसको सील कर दिया, जब तक उसको काउंटिंग नहीं किया उससे पहले उसको सील कर दिया। अब रिजल्ट का डे आ जाता है, तो आफ्टर ऑल 33 वोट्स जो हैं पूरी क्लास ने दिए, तो मिसेस उषा ने क्या करा, उसको काउंट करा और साथ में जो मिसेस शीबा जो है जो नेक्स्ट क्लास में थी उनको भी विटनेस के लिए वहाँ पे बुला लिया। वन ऑफ द बैलेट पेपर, एक बैलेट पेपर के ऊपर कोई भी मार्क नहीं था, सो उसको डिक्लेयर इनवैलिड कर दिया। द रिजल्ट वर अनाउंस किया गया रिजल्ट। अहमद को 8 वोट मिले, गुरमत को 12 वोट मिले और रवि को जो है वो 10 वोट मिले। तो गुरमत विद द मोस्ट वोट्स, गुरमत को ज़्यादा वोट मिले, उसको जो है क्लास का न्यू रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। गुरमीत ने सबको जो है वो क्लासमेट को थैंक्स बोला और प्रॉमिस किया कि जो भी मैंने आपसे वादा किया मैं उसको पूरा करूँगी। अहमद और रवि ने भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसको ऑफर किया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो नीचे लेट्स एक्सप्लोर में हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोग्रेस इन दिस केस। अब इस मामले में जो चुनाव प्रक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है। सेकंड है यहाँ पे, व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सीक्रेट बैलेट। अब सीक्रेट बैलेट जो है वो क्यों ज़रूरी होता है, यहाँ पे हमें बताना है कि जो गुप्त मतदान होता है वो क्यों ज़रूरी होता है। What consideration might the student have had while exercising their choice? अपनी पसंद का चुनाव करते समय स्टूडेंट ने क्या विचार किया होगा। Do you think the students have any responsibilities after Gurmut was elected as the class rep? If yes, what are they? क्या आपको लगता है कि गुरमुत के जब वो सिलेक्ट हो गई थी, जब उसने इलेक्शन किया था, तो गुरमुत के जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने के बाद जो क्लास के बाकी के जो स्टूडेंट है उनकी कोई जिम्मेदारी है, अगर है तो वो क्या है। व्हाट वाज द रोल ऑफ दैट मिसेस उषा प्लेड, मिसेस उषा ने क्या रोल प्ले किया था। व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट, वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल क्यों था। व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मिसेस उषा टू ऑर्गेनाइज द ब्रेल बैलेट पेपर फॉर नेहा। अब जो मिसेस उषा ने जो ब्रेल बैलेट पेपर था जो नेहा के लिए, वो क्यों उन्होंने अरेंज किया था, क्यों उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ब्रेल मैंने आपको बताया ना, एक लिपि होती है जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो जो है उसके थ्रू उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो व्हाट वुड हैपन इफ मैनी स्टूडेंट इन द क्लास चूज नॉट टू मार्क्स प्रेफरेंस। अगर क्लास में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि वो किसी को भी चूज नहीं करना चाहते क्लास में, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, डोंट मिस आउट। इमेजिन इफ अ स्टूडेंट डिड नॉट वांट टू वोट फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट। अब क्लास में बच्चे चाहते हैं कि हम किसी को भी वोट ना दें, जैसे कि अहमद, गुरमत और रवि। व्हाट ऑप्शन वुड दे हैव, तो उनके पास क्या ऑप्शन है। सम कंट्रीज इंक्लूड द इंडिया, कुछ कंट्रीज में, और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो ऑफर एन एडिशनल ऑप्शन, एक उनके लिए ऑप्शन होता है जिसको नोटा कहा जाता है। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, कि हम किसी को भी जो है वोट नहीं देना चाहते। जब आप वोट देने जाओगे ना तो आप उसमें देखोगे नोटा, कि हम किसी को भी वोट नहीं देना चाहते। तो दिस ऑप्शन अलाउ वोटर्स टू रिजेक्ट ऑल द कैंडिडेट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम। तो ये जो ऑप्शन है ना हर एक वोटर के लिए होता है, अगर वो किसी को भी वोट नहीं देना चाहता, अगर किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो नोटा का बटन जो होता है वहाँ पर उसको प्रेस कर सकता है। इट डज नॉट चेंज द रिजल्ट बट सेंड अ मैसेज। अब इससे कोई रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मैसेज जाता है, वोटर वॉन्ट बेटर चॉइस, कि वोटर ये कहना चाहते हैं कि हमें इससे भी कोई बेटर चॉइस जो है वो चाहिए, इसलिए हम किसी को भी वोट नहीं दे रहे। नोटा इज अ क्वाइट बट पावरफुल टूल इन डेमोक्रेसी। नोटा एक क्वाइट और एक पावरफुल टूल है डेमोक्रेसी के अंदर, जिससे कि ये पता चलता है कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो इनमें से किसी भी कैंडिडेट को जो है वो नहीं चाहते कि वो जीते या हमारे देश के लिए वो कोई काम करे, तो वो नोटा होता है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। हम फर्स्ट पार्ट में इतना करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।